Hello friends, welcome to my channel Study Zone. Never stop learning. Today I am going to teach you respiration. What is respiration? क्या होता है respiration? The process of releasing energy from food is called respiration. Respiration is defined as the metabolic process wherein the living cells of an organism obtains energy in the form of ATP. मतलब जो बॉडी होती है हमारी, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड के थ्रू एनर्जी रिलीज करता है. इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. थ्रू एटीपी एनर्जी में एटीपी होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करके फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड. अब व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. रेस्पिरेशन ये सारे ऑर्गेनिज्म में होता है. इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है दैट अकर्स विद इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के सेल्स में होता है. इन दिस प्रोसेस द एनर्जी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वाली, इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. प्रोड्यूस होती है ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, विच इज़ फर्दर यूज्ड बाय सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जो बाद में सेल्स के द्वारा यूज होती है तरह तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. एवरी लिविंग स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू अ डोमिनेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रिस्पिरेशन. एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म से लेकर मेनी सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म तक सब में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. अब मैं आपको बताऊंगी कि रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन that take place in the presence of oxygen gas to produce energy from food. अब इससे मैंने अपने सेलुलर रेस्पिरेशन टर्म यूज किया. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस occurring inside the cells to convert biochemical energy obtained from food into a chemical compound called adenosine triphosphate. ये एक ऐसा सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो सेल्स के अंदर होता है टू कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी. जो बायोकेमिकल एनर्जी होता है उससे जो फूड से हम लोग को मिलती है, जो बायोकेमिकल एनर्जी हम लोग को जो फूड से मिलती है, उसको एक केमिकल कंपाउंड जिससे हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, या फिर आप उसे एनर्जी भी कह सकते हो, उसमें कन्वर्ट करने के लिए ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स इनमें कॉमन होता है. इन दिस प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एज एंड प्रोडक्ट्स. एंड प्रोडक्ट्स के रूप में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्रोड्यूस होता है एज अ एंड प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? इट इज अ प्रोसेस which take place in the absence of oxygen gas. Aerobic respiration presence of oxygen gas में होता है, वहीं anaerobic respiration absence of oxygen gas में होता है. In this process, the energy is obtained by the breakdown of glucose in the absence of oxygen. इस प्रोसेस में एनर्जी जो होती है वो ऑब्टेन होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, लेकिन absence of oxygen से. One of the best examples of anaerobic respiration is the process of fermentation in yeast. Fermentation in yeast जो process है respiration, anaerobic respiration is the process of fermentation in yeast. ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका. fermentation in yeast एक अच्छा एग्जाम्पल है anaerobic respiration का. अब चलिए मैं आपको एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ डिफरेंसेस बताती हूँ. एरोबिक रेस्पिरेशन में गैसेस आर एक्सचेंज इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं इस एरोबिक रेस्पिरेशन में.
गैसेज आर नॉट एक्सचेंज इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। और वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में गैसेज एक्सचेंज नहीं होती हैं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में ब्रेक हो जाता है। वहीं ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू इथाइल, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। वहीं दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो एथाइल, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के रूप में ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कुछ पॉजिटिव सा साउंड कर रहा है इसलिए उसमें ऑक्सीजन होती है, और वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन वो थोड़ा नेगेटिव सा लग रहा है क्योंकि उसमें एनारोबिक आ गया है, तो एन आ गया है एरोबिक के पीछे, तो इसलिए वो नेगेटिव साउंड करता है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज मैमल्स हैव दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि मैमल्स, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड ईस्ट यूज दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। और वहीं लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट। In other organisms, it occurs during heavy activities. और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन एक एज अ हैवी एक्टिविटी होता है। अब चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ phases of respiration in organisms. Respiration occurs in the cytosol and around the plasma membrane in prokaryotic cells. In eukaryotic cell, respiration takes place in the mitochondria, which is also considered as the powerhouse of the cell. आपने 9th में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स होता है, वही इसमें लिखा है कि यूकेरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है यूकेरियोटिक सेल में, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाया जाता है। अब रेस्पिरेशन में जो फेजेस होते हैं उनके 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और तीसरा होता है साइट्रिक एसिड साइकिल। अब ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड एनारोबिक। मतलब ये ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो एक एनारोबिक प्रोसेस है विच अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल होता है उसके अंदर होता है। इन ग्लाइकोलिसिस partial oxidation of glucose occurs which yields 2 molecules of pyruvic acid. Krebs cycle क्या होती है? It is an aerobic process that take place in the mitochondria of the cell. ये जो Krebs cycle होती है वो एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होती है। It gives carbon dioxide after complete oxidation of pyruvic acid formed during glycolysis. अब चलिए मैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का थोड़ा एक दो डिफरेंस बताती हूँ। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और वहीं क्रेब्स साइकिल जो होती है वो एरोब्स में होता है, मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं उनमें होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैमल्स उनके अंदर होता है। ग्लाइकोलिसिस होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म और क्रेब्स साइकिल होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होता है, वहीं क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। 4 ATP molecules are produced in the glycolysis for each glucose molecule. इसमें 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, मतलब 4 एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं, और वहीं क्रेब्स साइकिल में 1 ATP और GTP molecules is produced by substrate level phosphorylation in each turn of Krebs cycle. अब चलिए मैं आपको बताती हूँ सेकेंड फेज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. Oxidative phosphorylation is the process in which ATP molecules are formed as the result of the transfer of electrons from NADH or FADH to O2.
इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं NaDH से O2 में ट्रांसफ़र होते हैं बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ थर्ड फेज, दैट इज साइट्रिक एसिड साइकिल। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इससे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TCA भी कह सकते हैं। TCA cycle is the series of chemical reactions used by the aerobic organisms to release stored energy through the oxidation of acetyl CoA derived from carbon dioxide, carbohydrates, fats and proteins into adenosine triphosphate or in short form ATP। जो ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक साइकिल होती है उसे हम लोग क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। मैंने आपको भी क्रेब्स साइकिल पढ़ाया था, तो उससे हम लोग TCA साइकिल भी कहते हैं, उसका सेकेंड नेम है। अब मैं चलिए आपको पढ़ाती हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अनलाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। जैसा कि हम ह्यूमंस में होता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है गैस एक्सचेंज के लिए, लेकिन प्लांट्स में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है जिससे उनकी गैस एक्सचेंज हो सके। दे हैव स्टोमेटा। स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा 9th में क्या होता है। दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स एंड लेंटिकल्स प्रेजेंट इन स्टेम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनमें स्टोमेटा होता है जिसकी हेल्प से वो लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं। कंपेयर टू एनिमल्स, plant roots, stems and leaves respire at very lower rate। हमारे एनिमल्स को कंपेयर करते हुए प्लांट्स रूट स्टेम्स में और लीव्स में रेस्पिरेशन होता है वो थोड़ा एक लोअर रेट में होता है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ रेस्पिरेशन इन रूट्स। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल प्रेजेंट, जो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है diffuses into root hairs and reaches to all the other cells of the root for respiration। और बाकी root hairs में चली जाती है respiration के लिए। In order to understand the respiration in stems of plants, we should remember that the soft stems of small herbaceous plants have stomata in them, whereas the hard and woody stems of large plants and trees have lenticels in them। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी respiration in stems। The exchange of respiratory gases in the stems of herbaceous plants take place through stomata। herbaceous plants के थ्रू stomata में exchange of respiratory gases का होता है। The oxygen from air diffuses into the stem of a herbaceous plant through stomata। स्टोमेटा की हेल्प से वही डिफ्यूज होता है ऑक्सीजन एंड रीचेस टू द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। रूट्स और स्टेम्स में दोनों में यही है कि मतलब वो लोग रेस्पिरेशन के लिए डिफ्यूज करते हैं ऑक्सीजन को। अब लीव्स का बताती हूँ रेस्पिरेशन इन लीव्स। रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज एट नाइट। अब रेस्पिरेशन इन लीव्स रात में भी होता है और सुबह भी होता है। ऑन द अदर हैंड फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। और वहीं फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ सुबह होता है। ड्यू टू दिस द नेट गैसियस एक्सचेंज इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट takes place during the daytime when photosynthesis occurs, oxygen is produced, or at the night time when no photosynthesis occurs and hence no oxygen is produced। Oxygen from air diffuses into leaves to carry out respiration। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी respiration in animals। Different animals have different mode of respiration। बात तो सही है कि मतलब हर तरह के एनिमल्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के रेस्पिरेशन होते होंगे। जैसे कि इन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन।
जैसे कि अमीबा होते हैं उनमें सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव हाउएवर स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन. और बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए. The animals like earthworm, which live in the soil, use their skin to absorb oxygen. अर्थवर्म जो होते हैं वो अपनी स्किन से रिस्पायर करते हैं. The aquatic animals like fish, prawns and mussels have gills as the respiratory organ. उनके पास फिश आपने पढ़ा ही होगा, हमेशा पढ़ते होंगे. फिश, प्रॉन्स और मसल्स जो होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं एज देयर स्पेसिफिक ऑर्गन जिससे वो रिस्पायर करते हैं. In the insects like grasshopper, cockroach, housefly and the mosquito, the tiny holes called spiracles on their body. जो tiny holes होते हैं कॉकरोच या ग्रासहॉपर की बॉडी पे, उनसे वो लोग रिस्पायर करते हैं. वो उनकी बॉडी पे का एज अ स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रिस्पायर करने के लिए. The respiratory organ of the land animals such as the man, human, bird, lizard, डॉग एंड फ्रॉग आर द लंग्स. हम लोग लंग्स से रिस्पायर करते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, हम हो गए, इंसान हो गए, ह्यूमंस, बर्ड्स हो गई, छिपकली, डॉग एंड फ्रॉग. ये लोग सब अपने लंग्स से रिस्पायर करते हैं. एंड स्किन. ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेदर स्किन, गिल्स, ट्रैकिया और लंग्स हैव 3 कॉमन फीचर्स. जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, चाहे वो स्किन हो, गिल्स हो, ट्रैकिया हो या लंग्स हो, उनमें 3 कॉमन फीचर तो होते ही होते हैं. ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन. ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स फॉर easy diffusion and exchange of respiratory gases. ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे कि स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई for transporting respiratory gases only in the tracheal system. जो tracheal system होता है respiration में, उसमें air reaches the cells directly. अब मैं आपको respiration and amoeba पढ़ाऊंगी. Amoeba depends on simple diffusion of gases for breathing. Amoeba, Paramecium and Planaria all breathe through their cell membranes. सेल मेम्ब्रेन से अमीबा, पैरामीशियम और प्लानेरिया ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. इन लार्ज एनिमल्स, बड़े एनिमल्स जो होते हैं, देयर इज अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्विकली और रिमूव कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स. डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए. इन लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस, हम, बिकॉज क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान की ह्यूमन बॉडी की वॉल्यूम बहुत बड़ी होती है, दैट ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्विकली. एक्चुअली ह्यूमन ब्लड कंटेन्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ह्यूमन जो इंसान होता है उसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन कहलाता है, which carries the oxygen from the lungs to all the body cells very efficiently. हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैरी कर लेता है ऑक्सीजन को लंग्स से टू बॉडी सेल्स बड़े आराम से. अब मैं आपको रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म पढ़ाती हूँ. द अर्थवर्म absorbs the oxygen needed for respiration through its moist skin. जो उसकी स्किन होती है, moist skin, चिपचिपी सी, उससे वो रेस्पायर कर लेता है. अब मैं आपको रेस्पिरेशन इन फिश पढ़ाती हूँ. द फिश हैज़ अ स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स. इनके पास रेस्पिरेशन के लिए फिश पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो गिल्स कहलाता है, उससे वो लोग ब्रीथ करते हैं. When water passes over the gills extract dissolved oxygen from this water. जो वाटर पास होता है उनके गिल्स से, वो इस गिल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. इस पानी से वो लोग ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेते हैं और वो रेस्पायर करते हैं. ऐसे उनका ऐसा प्रोसेस होता है.
अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस मतलब हम में रेस्पिरेशन होता है, मैं वो पढ़ाऊंगी। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड से हमारी बॉडी में, वो रेस्पिरेशन कहलाता है। The function of respiratory system is to breathe in oxygen for respiration, producing energy from food. जो फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो होता है ब्रीथ करना ऑक्सीजन में रेस्पायर करने के लिए, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करना मतलब रिलीज कर देना, जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी विद इन द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एयर रिच इन ऑक्सीजन जो होती है उसको अंदर लेता है और जो एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर रिलीज कर देता है स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन्स की हेल्प से। द ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस थ्रू द ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स। लंग्स की हेल्प से हम लोग ब्रीथ करते हैं। अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ में हम लोग एक बार इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक बार एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट्स ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्राम। दिस हैपेंस एज फॉलोज। जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग में मूवमेंट ऑफ रिब केज होता है और डायफ्राम होता है, वो इस फॉलोइंग वेज में होता है। ब्रीथिंग इन, as the chest cavity becomes larger, air is sucked in from outside the lungs. हम लोग जैसे ही ब्रीथ इन लेते हैं वैसे ही जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो लार्ज हो जाती है। एयर इज सक्ड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। अब जैसे हम ब्रीथ आउट करते हैं, आप खुद करके देख लो, सांस अंदर लो तो आपका जो चेस्ट कैविटी होगी वो लार्ज हो जाएगी, और जैसे आप अंदर लोगे वैसे ही आपकी चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाएगी। As the chest cavity becomes smaller, air is pushed out from the lungs. जैसे ही चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, वैसे ही जो एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो लंग्स के बाहर चली जाती है। आप चलो एक बार खुद करके देखो, एक बार सांस अंदर लो, देखोगे कि आपकी चेस्ट कैविटी बढ़ गई, पिक हो गई, और वहीं जब सांस अंदर लोगे तो फील करोगे, महसूस होगा कि आपकी चेस्ट कैविटी स्मॉल हो गई। अब चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस और मैन। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, nasal passage और nasal cavity, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि नोज, नेसल पैसेज या फिर नेसल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। The human respiratory system, you can see here, it's just given here, you can see the air for respiration is drawn into our body through the nostrils present in the nose. जो एयर होती है रेस्पिरेशन के लिए वो हमारी नोस्ट्रल्स, नोज में प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप सांस लेते हो तो आप नोज से सांस लेते हो ना, तो वही इसमें लिखा है, जो रेस्पिरेशन होता है हमारी नोज से होता है। It is in the alveoli that gases exchange take place. एल्वुलाई में गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वुलाई में होता है। As the blood passes through the tissues of the body, the oxygen present in it diffuses into the cell due to its higher concentration in the blood. Blood के higher concentration in the blood, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो डिफ्यूज हो जाता है सेल्स में क्योंकि उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड ड्यू टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी टिश्यूज। प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन या फिर इनहेल्ड एंड लेट आउट या फिर एक्सहेल्ड, the lungs always contain a certain residual volume
of air so that there is sufficient time for the oxygen to be absorbed into the blood and for the carbon dioxide to be released from the blood. Another point to be noted is that carbon dioxide is most soluble in water. कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. सो इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द ब्लड. तो इसलिए वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व होता है हमारे ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ आवर ब्लड. अब चलिए मैं आपको पढ़ाऊंगी रेट ऑफ ब्रीथिंग. द एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज about 15 to 18 times per minute. जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है एक एडल्ट में जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है तब वो 15 से 18 टाइम्स होता है पर मिनट. और रैपिड ब्रीथिंग सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज. The deficiency of hemoglobin in the blood of a person reduces the oxygen carrying capacity of blood resulting in breathing problems. अगर इंसान में हीमोग्लोबिन कम है उसकी अगर कम है तो वो रिजल्ट करता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में, टायर्डनेस में या फिर लैक ऑफ एनर्जी में. जैसे कि मतलब एक इंसान को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो समझ जाओ उसको हीमोग्लोबिन कम है या फिर टायर्डनेस हो रहा है, थका थका सा, या फिर एनर्जी लेस है उसकी, तो समझ लो उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है. द पर्सन लुक्स पेल एंड लूजेस वेट. वो पर्सन बड़ा थका थका सा लगता है, मरीज जैसा, और उसका जो वेट होता है वो भी कम होता जाता है. कार्बन मोनोऑक्साइड binds very strongly with hemoglobin in the blood and prevents it from carrying oxygen to the brain and other parts of the body. जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन से अच्छे से बाइंड हो जाता है ब्लड में और प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द ब्रेन, और प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को ब्रेन तक जाने में और बाकी बॉडी पार्ट्स में जाने से. ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द पर्सन कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली. जाहिर सी बात है अब इंसान में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या वो ब्रीथ कर पाएगा? ऑक्सीजन उसके अंदर कम होगा तो पर्सन कांट ब्रीथ प्रॉपरली. इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस एंड कैन इवन डाई ड्यू टू ऑक्सीजन स्टार्वेशन. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल हो गई लंबे समय के लिए तो पर्सन अनकॉन्शियस भी हो सकता है और मर भी सकता है ड्यू टू ऑक्सीजन स्टार्वेशन. अगर आपको मेरी वीडियो रेस्पिरेशन टॉपिक पे बनाई हुई पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.